Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Arshad Ali and I have completed my Bachelor of Study in Mathematics, and today is the very first lecture of mine, which is for class 9 and which is actually matrices, unit number first and matrices. तो matrices हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो अब जो है हमारे पास ये जो मैंने लेक्चर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो यहाँ पर पहले मैंने WH क्वेश्चंस लिखे हैं। WH क्वेश्चन जो है वो W और H मतलब WH क्वेश्चन जो है वो हु, व्हेन, व्हाई, व्हाट और ये सारे which, ये सारे जो है WH क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले अगर ये चारों क्वेश्चंस को अगर आंसर हम दे दें तो आपके पास ये मतलब लेक्चर का मकसद जो है वो पूरा हो जाएगा। तो अब जो है हु इंट्रोड्यूस मैट्रिसेस एंड मैथमेटिक्स, जो है किसने मैट्रिसेस जो है इंट्रोड्यूस की थी मैथमेटिक्स में, तो उसका नाम जो था यहाँ पर हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है कि उसका नाम जो था आर्थर कैली था। और व्हेन इट वाज इंट्रोड्यूस इन मैथमेटिक्स, तो उसका आंसर जो ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है 1980 में उसने इंट्रोड्यूस किया था। अब व्हाई इट इंट्रोड्यूस इन मैथमेटिक्स, इसका मकसद क्या था कि हमने मैट्रिसेस इंट्रोड्यूस की थी मैथमेटिक्स में। तो उसने बेसिकली टू सॉल्व लीनियर इक्वेशन इन मैथमेटिक्स। तो सॉल्व लीनियर इक्वेशन जो है ये इस सारे चैप्टर का मकसद है कि हम लीनियर इक्वेशन किस तरह सॉल्व कर लें इन मैथमेटिक्स। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपने मतलब उसकी टर्मिनोलॉजी हाउ वी कैन सॉल्व मैट्रिसेस इन मैथमेटिक्स, तो उसका आंसर जो है वो सारा चैप्टर अगर हम पढ़े उसका लास्ट एक्सरसाइज जो होगा वो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ही होगा। तो हाउ वी कैन सॉल्व मैट्रिसेस, तो ये सब कुछ आपने सीखना है कि मैट्रिक्स ऐड किस तरह करते हैं, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट किस तरह करते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। तो सारी टर्मिनोलॉजी आपने सीखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद हमने जाना है लीनियर इक्वेशन फिर क्या होते हैं, तो वो सारा जो है हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले ये टर्मिनोलॉजी है जो आपने सीखनी पड़ेगी। अब जो है ये जो है इंट्रोड्यूस हो गए थे कि लीनियर इक्वेशन हम सॉल्व कर लें। लीनियर इक्वेशन अब एक्चुअली कहाँ कहाँ पर हो सकते हैं, तो ये तो अप्लाइड पेवर मैथमेटिक्स में भी हो सकते हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स में भी हो सकते हैं, स्टैटिस्टिक में भी हो सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी हो सकते हैं। इस तरह सारे प्रॉब्लम जो होते हैं वो सर्किट जो इक्वेशन आप सॉल्व करते हो वो लीनियर इक्वेशन ही बन जाते हैं। और लीनियर इक्वेशन जो है उसकी मतलब सिंपल मैट्रिक्स ये हो सकता है कि अगर सिंपल मैट्रिक्स हो तो वो तो हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद जो है ये कम्प्लेक्स मैट्रिक्स आ सकते हैं। तो कम्प्लेक्स मैट्रिक्स जब हम सॉल्व करेंगे तो वो लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, और लीनियर इक्वेशन हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वो जो है अगर एक प्रॉब्लम हो उसका सोल्यूशन हम निकालेंगे। अब जो है एक मैट्रिसेस पर आते हैं कि मैट्रिसेस क्या होते हैं। तो व्हाट इज अ मैट्रिक्स, तो एक्चुअली ये मैट्रिसेस जो है एक्चुअली मैट्रिसेस इज द प्लूरल ऑफ मैट्रिक्स। तो असल में ये मैट्रिसेस का वर्ड जो है ये प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स का। अगर आपके पास 2 या 2 से ज्यादा मैट्रिसेस हो तो मतलब उसको हम कहेंगे ये मैट्रिक्सेस है। ये अगर एक हो तो उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, एक मैट्रिक्स ही है। तो उसको मतलब सिंगुलर फॉर्म में आपने रिप्रेजेंट करना है। अब यहाँ पर आते हैं कि हमने मैट्रिक्स का टॉपिक दिया है कि एक्चुअली मैट्रिक्स क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने एक 2 एग्जांपल्स लिखे हैं कि पहला एग्जांपल आपके पास मैट्रिक्स ए है, दूसरा जो है वो बी है, ठीक है। लेकिन अगर फर्स्ट वाला हम देखें इसमें हमने नंबर लिखे 3, 4, 5, 6 और दूसरे में मैंने लिखा है A, B, C and D, E, F। तो अब हम इसको देखकर क्या क्या मतलब जहन में आ सकते हैं कि पहले तो इसका नाम जो है अगर मैं उसको क्लियरली इस तरह देखूं तो उसका नाम जो है ए है, इसका नाम क्या है बी है। अब इसका दूसरे पॉइंट में अगर हम देखो इसका शेप क्या है, इसका शेप क्या है। अगर इसका शेप में लिखो यहाँ पर तो इसका शेप जो है स्क्वायर के फॉर्म में है, ठीक है। लेकिन अगर इसका शेप में देखो वो रेक्टेंगल के फॉर्म में है, रेक्टेंगल के फॉर्म में है। दूसरा जो है इसमें जो है नंबर जो है वो रियल नंबर है, तो रियल नंबर इसमें भी है और रियल नंबर जो है वो इसमें भी है। मतलब ये ABC एक्चुअली क्या है, ये रियल नंबर ही है, ठीक है। अब तीसरा अगर मैं देखूं
इसमें इसमें जो है नंबर प्रॉपर अरेंजमेंट है, मतलब इस तरह नहीं है कि इरेगुलर फॉर्म में है या कि यहाँ पर B3 है, यहाँ पर 4 है, इरेगुलर फॉर्म में नहीं है, मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट से हमने नंबर लिखे हैं। तो इसमें भी एक अरेंजमेंट है और इसमें भी आपके पास सेम अरेंजमेंट इसमें भी है, ठीक है। अब जो है अगर 4 पॉइंट इसमें देखो तो यहाँ पर एक ब्रैकेट है, यहाँ पर भी ब्रैकेट है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, यहाँ पर भी एक ब्रैकेट है, और एक्चुअली ये ब्रैकेट जो का नाम जो है वो स्क्वायर ही ब्रैकेट है, तो स्क्वायर ब्रैकेट भी है, ठीक है, और स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ पर भी है। तो इसको हम इसमें जो खास खास प्रॉपर्टी है वो उसके प्रॉपर्टी की वजह से उसको हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स है। तो इस प्रॉपर्टीज को कंबाइन करके हम एक डिफिनीशन जब बनाएंगे तो वो डिफिनीशन आपके पास इस तरह होगा कि अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। तो यहाँ पर हमने रेक्टेंगुलर वर्ड यूज किया है, हमने यहाँ पर आप अगर देखें यहाँ पर स्क्वायर है और यहाँ पर रेक्टेंगल है, तो हमने तो सिर्फ इसके लिए यूज नहीं किया, हम तो जनरलाइज डिफिनीशन बना रहे हैं। तो जनरलाइज डिफिनीशन इसमें हम बना रहे हैं, तो यहाँ पर हमने स्क्वायर क्यों नहीं लिखा? तो इट इज अ बेसिक क्वेश्चन। तो अगर हम क्वेश्चन ये सॉल्व कर ले तो अगर आप उसको बेसिकली देखें तो यहाँ पर स्क्वायर अगर हम बना ले स्क्वायर और यहाँ पर एक रेक्टेंगल भी बना ले, ठीक है। तो इस रेक्टेंगल और स्क्वायर में क्या फर्क है कि हमने यहाँ पर रेक्टेंगल का वर्ड जो इस्तेमाल किए हैं, ये रेक्टेंगल हमने क्यों इस्तेमाल किया? हम तो स्क्वायर भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये रेक्टेंगल का वर्ड जो है हमने इसलिए इस्तेमाल की है कि अगर इन दोनों की डिफिनीशन हम देखें, स्क्वायर का डिफिनीशन क्या होता है कि उसके सारे साइड बराबर ही होते हैं। अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। लेकिन अगर हम रेक्टेंगल का डिफिनीशन देखें तो अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर है, लेकिन उस स्क्वायर डिफिनीशन ये है कि उसके सारे साइड बराबर होते हैं। रेक्टेंगल का डिफिनीशन ये होता है कि उसके अपोजिट साइड बराबर होते हैं। अगर अपोजिट साइड बराबर, ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर होगा, तो और ये अगर 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर, मतलब अपोजिट साइड बराबर होंगे और स्क्वायर में सारे साइड बराबर होंगे, ठीक है। तो इसमें अपोजिट साइड और इसमें ऑल साइड, ठीक है। तो अगर इसका डिफिनीशन, ये रेक्टेंगल का डिफिनीशन अगर हम इस पर अप्लाई कर लें, ठीक है, कि उसके अपोजिट साइड बराबर है कि नहीं, कि 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर, तो एक्चुअली आपके पास हर रेक्टेंगल जो है, हर स्क्वायर जो है वो आपके पास रेक्टेंगल हो सकता है, ठीक है, लेकिन हर रेक्टेंगल जो है आपके पास स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए हमने रेक्टेंगल का वर्ड यूज किया है, और रेक्टेंगल का वर्ड इसलिए यूज किया कि ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर। स्क्वायर तो ऑलरेडी इसमें आ गया कि हर स्क्वायर जो है रेक्टेंगल है, लेकिन हर रेक्टेंगल आपके पास स्क्वायर नहीं हो सकता। रेक्टेंगल का डिफिनीशन स्क्वायर में अप्लाई हो सकता है, स्क्वायर के सारे अपोजिट जो है, अपोजिट साइड जो है वो बराबर ही है, ठीक है। फिर जो है हमने वो स्क्वायर वाला फॉर्म लिखा, ठीक है, यहाँ पर पहला जो हमने लिखा। दूसरा जो है आपके पास अरेंजमेंट है। अरेंजमेंट को हम मैथमेटिक्स में एरे कहते हैं। अब ये प्रॉपर अरेंजमेंट जो है, एक मतलब इस तरह नंबर्स है और दूसरा भी इस तरह नंबर्स है, मतलब ये वर्टिकल फॉर्म में जो है इसको हम अरेंजमेंट कहते हैं, और ये एरे है, एक्चुअली अरेंजमेंट को एरे कहते हैं। तो इसके ब्रैकेट में हमने जो लिखा है कि प्रॉपर अरेंजमेंट है, एक खास तरतीब से हमने नंबर लिखे हैं, ठीक है। तो अरेंजमेंट का वर्ड दिस यहाँ पर हमने लिखा। फिर जो है ये नंबर जो है इस ब्रैकेट के अंदर जो है ये रियल नंबर है, ठीक है। तो मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे और रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर। किसका? रियल नंबर। रियल नंबर आपके पास एक मतलब नंबर्स का एक सेट है, बड़ा सेट है, तो उसको हम रियल नंबर कहते हैं, ठीक है। इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, और ये कहा किसमें बंद है? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर बंद है, ठीक है। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या होता है कि उसमें क्या है, एक रेक्टेंगुलर की शक्ल जो है उसका रेक्टेंगल जैसा है, फिर जो है उसमें अरेंजमेंट है, फिर जो है आपके पास उसमें रियल नंबर भी है, और किसमें बंद है? स्क्वायर ब्रैकेट में बंद है। तो ये जो कंबाइंड डिफिनीशन बन जाता है, मैट्रिक्स एज अ रेक्टेंगुलर एरे और अरेंजमेंट ऑफ रियल नंबर एनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। अगर स्क्वायर ब्रैकेट में हम किसी नंबर्स को बंद करें, लेकिन वो नंबर प्रॉपर ऑर्डर में होना चाहिए और वो रियल नंबर होना चाहिए, तो आपके पास वो मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो मैट्रिक्स का डिफिनीशन एक्चुअली इस तरह है। फिर जो यहाँ पर हमने हाइलाइट्स लिखे हैं कि ईच नंबर इन अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एलिमेंट और एंट्री। मतलब यहाँ पर जो ये 3 है ये भी इस मैट्रिक्स का क्या है? एक एलिमेंट है। यहाँ पर 4 जो है इसका एलिमेंट है, यहाँ पर 5 जो है इसका एक एलिमेंट है, यहाँ पर 6 जो है इसका एक एलिमेंट है, और इस एलिमेंट को हम एंट्री भी कह सकते हैं, इसकी एंट्रीज भी है, ठीक है।
दूसरा हाईलाइट इस तरह है कि मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स सच एज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी अप टू कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड। तो आपके पास ये मैट्रिक्स का नाम जो होंगे आपके पास इंग्लिश कैपिटल लेटर होंगे ए बी सी टू एक्स वाई जेड, लेकिन वो कैपिटल होना चाहिए। यहाँ पर कैपिटल बी हमने लिख के आए हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड वाला हाईलाइट इस तरह है कि एलिमेंट्स एक्चुअली डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर सच एज स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी अप टू स्मॉल एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसके अंदर जो एलिमेंट है एंट्रीज जो है वो स्मॉल लेटर से आप डिनोटेड कर सकते हैं, लेकिन ये स्मॉल लेटर जो है ये ए बी सी एक्चुअली क्या है, ये आपके पास ए बी सी डी एंड ई एंड एफ जो है एक्चुअली बिलोंग टू रियल नंबर। ये क्योंकि आपने रियल नंबर सेट लिखा है, इसमें आपके पास रियल नंबर है, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो वो आपके पास कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन सकता है, ठीक है। लेकिन आपके बुक में सिर्फ रियल नंबर है, तो रियल नंबर एक तक आपने ही पढ़ना है, ठीक है। तो रियल नंबर है, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स जो है वो कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स भी हो सकता है, ठीक है। सिर्फ रियल नंबर का जो है वो मैट्रिक्स नहीं हो सकता, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट भी हो सकता है, लेकिन उसको हम कहेंगे ये कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है, ठीक है। अब जो है उसका जो अरेंजमेंट है वो अरेंजमेंट जो है एक खास अरेंजमेंट है, स्पेसिफिक अरेंजमेंट है। या तो नंबर्स इस तरह हॉरिजॉन्टली लिखे हुए होते हैं, या तो नंबर जो है इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिखे होते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल जो लाइन है इस तरह, इसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल एलिमेंट 3 4 है, यहाँ पर इसमें क्या है ए बी सी, ये हॉरिजॉन्टल एलिमेंट है, इसको हम कहते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का रो है। तो रो का डेफिनेशन क्या है, हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स एन इज कॉल्ड रो। तो हॉरिजॉन्टल एलिमेंट ये भी है और ये भी है, तो इसमें कितने रोज है, तो ये आपके पास R1 है और ये आपके पास R2 है, मतलब रो नंबर 1 और रो नंबर 2। इसमें कॉलम्स भी है, मतलब कॉलम्स किसको कहते हैं, वर्टिकल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड कॉलम। वर्टिकल एलिमेंट्स ये है, इसमें ये भी है, ये भी है, ठीक है। तो इसमें अगर कॉलम देखे वर्टिकल अरेंजमेंट है, ए और डी एक वर्टिकल है, बी और ई को अगर देखे वर्टिकल फॉर्म में, सी और एफ जो है ये भी वर्टिकल फॉर्म में, इसमें आपके पास 3 और 5 वर्टिकल फॉर्म है, इसमें आपके पास जो दूसरा है वो 4 और 6 वर्टिकल फॉर्म में है। तो ये आपके पास एक्चुअली क्या होता है, कॉलम। और कॉलम हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से, C1, इसमें C2 और ये C3। तो ये इसमें कितने कॉलम्स है, 1 2 3, तो 3 कॉलम्स है। और इसमें रो कितनी है, रो 1 और रो 2, तो इसमें 2 रोज है, ठीक है। अब जो है हम जानते हैं कि मैट्रिक्स का जो डायमेंशन है या ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। एक्चुअली अगर वो डिफिनेशन हम रीड कर ले, द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स में अगर आप मालूम कर ले कि इसमें रोज कितनी है और कॉलम कितने हैं, तो उसको हम कहेंगे कि ये इस मैट्रिक्स का क्या है। अगर हम मालूम कर ले तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स या और डायमेंशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसमें आपके पास वो जनरलाइज फॉर्म में अगर हम ले ले तो n कॉलम होंगे, अगर फर्ज करो n और m जो है इसमें कॉलम होंगे और n जो है इसमें रोज होंगे, तो उसका ऑर्डर जो होगा n बाई m। और ये हम क्लास में भी लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं n बाई m। तो ये मतलब इस तरह नहीं कहना कि n मल्टीप्लाइड बाई m, आपने इस तरह रीड करना है कि n बाई n। तो ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। ये तो जनरलाइज के साथ स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल आपके पास हमने एक मैट्रिक्स लिया और इस मैट्रिक्स में ये मैट्रिक्स है कि नहीं है, तो हाँ मैट्रिक्स है, वो सारे डिफिनेशन सेटिस्फाई करता है, ठीक है। कि उसमें मैट्रिक्स इसलिए है कि स्क्वायर ब्रैकेट है, प्रॉपर अरेंजमेंट है, रियल नंबर है, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स है। अब इसका ऑर्डर क्या है कि इसमें रो कितनी है और कॉलम कितनी है, ठीक है। तो अगर रो हम मालूम कर ले, एक्चुअली ऑर्डर का डिफिनेशन क्या है, क्या आप इसमें रो मालूम कर लो, ठीक है, और फिर कॉलम भी मालूम कर लो। द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो, तो मतलब R1 और R2, तो इसमें 2 रोज है, ठीक है। अब इसमें कॉलम कितने हैं, तो आपके पास C1 और C2 मतलब 2 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर जो है 2 रोज है और 2 कॉलम्स है। सो द ऑर्डर ऑफ ए इज 2 बाई 2। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और या उस मैट्रिक्स के जो है यहाँ पर कॉर्नर में भी लिख सकते हैं 2 बाई 2।
लास्ट हमारा टॉपिक जो है इसमें इक्विलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस। यहाँ पर ये टू भी लिखा है, मैट्रिसेस भी लिखा है और इक्विलिटी भी लिखा है। तो मैट्रिसेस मतलब प्लूरल फॉर्म है एक मैट्रिक्स का, तो मैट्रिसेस का प्लूरल फॉर्म ही होना चाहिए। टू तो मतलब टू मैट्रिसेस के दरमियान आपने क्या चेक करनी है, इक्विलिटी, बराबर क्या। ठीक है, इक्विलिटी किसको कहते हैं, बराबर क्या। मैथमेटिक्स में हम इक्विलिटी इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब ये इस इक्विलिटी का मैथमेटिकल सिंबल है। अब जो है एक मैट्रिक्स के बीच में तो इक्विलिटी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज अपने आप के बराबर ही होती है। ठीक है, मतलब अगर मेरा ये हाथ है, ये तो अपने आप के बराबर ही है। ठीक है, तो इस तरह या टू से ज्यादा चीजें आपके पास होनी चाहिए और उसके बीच में आप इक्विलिटी आप तलाश करते हैं, तो उसको हम कहते हैं, ये आप उसमें इक्विलिटी तलाश कर रहे हो। तो आपके पास अभी टू है, तो टू मैट्रिसेस के दरमियान हमने इक्विलिटी चेक करनी है, बराबरिया चेक करनी है। तो टू हमने यहाँ पर लिखा है, टू गिवन मैट्रिसेस ए एंड बी। पहले वाले मैट्रिक्स को हमने ए नाम दिया और दूसरे को हमने बी नाम दिया। ठीक है, आर सेड टू बी इक्वल, उसको हम कहेंगे कि ये इक्वल है। इफ अगर फिर क्या हो जाए कि ये इक्वल है, तो पहला इसमें टू कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन सेकंड कंडीशन, अगर ये दोनों सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसको हम कहेंगे कि ये क्या है, इक्वल है। पहला कंडीशन जो है, बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, दोनों मैट्रिसेस जो होंगे उसका ऑर्डर सेम होगा। मतलब अगर आपके पास ए है तो ए का जो ऑर्डर है 2/2 है, तो जो दूसरा मैट्रिक्स है बी उसका भी 2/2 ही होना चाहिए। अगर पहले वाले का ऑर्डर जो है वो 3/3 है, तो दूसरे का भी क्या होना चाहिए, 3/3 ही होना चाहिए। इट मींस दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर जो है वो सेम होना चाहिए, बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर। ठीक है, दूसरा कंडीशन क्या है, द एलिमेंट्स इन द करिस्पॉन्डिंग पोजीशन इन ए एंड बी आर इक्वल, मतलब उसकी जो करिस्पॉन्डिंग पोजीशन होती है वो बराबर, वहां पर जो एलिमेंट होते हैं वो भी बराबर होनी चाहिए। तो एक तो ऑर्डर बराबर होने चाहिए, दूसरा करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स उसकी बराबर होनी चाहिए। तो अगर ये दोनों बराबर हो तो उसको हम कहेंगे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, इक्वल है, बराबर है। ठीक है, तो अगर आपके पास इक्वल हो दो मैट्रिसेस, तो आप डायरेक्टली कह सकते हैं कि उसकी करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो एलिमेंट है और ऑर्डर जो है वो बराबर होगा। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं तो फिर उसको हम उल्टा कह सकते हैं कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या होंगे, बराबर ही होंगे। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, इस एग्जांपल की मदद समझते हैं कि अगर आपके पास लेट ए एक मैट्रिक्स है 3 5 4 6, ठीक है, और दूसरा आपके पास एक मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स में जो है 3 5 4 और 6, ठीक है, इसमें ये एलिमेंट है। अब इसमें ये पहला कंडीशन चेक करते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि बोथ द मैट्रिसेस आर ऑफ द सेम ऑर्डर, मतलब उसका ऑर्डर बराबर होने चाहिए। एक ऑर्डर अगर हम मालूम कर ले इसमें कितने रोज है, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो मतलब 2 रोज है। अगर हम कॉलम का तादाद मालूम कर ले, 1 कॉलम एंड सेकंड कॉलम, तो एक्चुअली इसमें 2 कॉलम है और 2 रोज है, तो इस एक ऑर्डर जो हो गया 2/2 हो गया। यहाँ पर हमने उसके बॉटम के कॉर्नर पर हमने लिखा है कि उसका ऑर्डर 2/2 है। फिर अगर बी का हम ऑर्डर मालूम कर ले 3 4 और मतलब रो मालूम करते हैं, तो फर्स्ट रो एंड सेकंड रो, तो 2 रोज है और 2 ही कॉलम है, तो 2/2 ऑर्डर इसका भी है। ठीक है, तो दोनों का ऑर्डर, इसका भी 2/2 ऑर्डर है और इसका भी 2/2 ऑर्डर है। तो पहला कंडीशन तो आपने चेक किया और सेटिस्फाई हो गया। दूसरा कंडीशन आप चेक करते हैं, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन। तो करिस्पॉन्डिंग क्या होता है, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन क्या होती है, तो पहले ये समझना है। करिस्पॉन्डिंग पोजीशन वही होती है कि जब आपके पास एक मैट्रिक्स में फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में एक एलिमेंट है, इस तरह दूसरी मैट्रिक्स में भी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो दोनों सेम होने चाहिए। अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पर पहले वाले मैट्रिक्स में 3 है, तो दूसरी वाली मैट्रिक्स में भी वही, वहां पर जो एलिमेंट होगा वो भी 3 ही होना चाहिए। अगर 4 है तो 4 होना चाहिए। तो अगर इसमें अगर हम देखें फर्स्ट रो आपके पास कौन सी है, ये वाली, ठीक है, फर्स्ट रो ये है और फर्स्ट कॉलम कितनी है, एक्चुअली ये है, मतलब ये यहाँ पर एलिमेंट जो है फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में कितना, कौन सा एलिमेंट है, 3। तो इस तरह ये बी में भी देखना है, फर्स्ट रो में आपके पास ये है, फर्स्ट कॉलम ये है, तो यहाँ पर 3 है। तो इट मींस ये दोनों जो है ये 3 और 3 करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर सेम एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ पर अगर दूसरा एलिमेंट, सारे एलिमेंट चेक करने होते हैं, एक एलिमेंट से डिफिनेशन कंप्लीट नहीं होता, तो सारे एलिमेंट चेक करने हैं। तो अगर सारे एलिमेंट आपने चेक करने हैं, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 है, करिस्पॉन्डिंग पोजीशन पर जो है वो दोनों इक्वल एलिमेंट है। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 है, यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर भी 6 है। इट मींस
मीन्स 3 3 के बराबर है, 5 5 के बराबर है, 4 4 के बराबर है, 6 6 के बराबर है। तो देयरफॉर वी कैन से दैट दीज टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर इक्वल। तो इस दोनों मैट्रिसेस को आप कह सकते हैं कि ये बराबर ही है। ठीक है, तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक था। इसके बाद हम जो है इस जो है इसका एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसका एक्सरसाइज है और एक्सरसाइज जो है 1.1 ही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हमारे वही एक्सरसाइज का सोल्यूशन होगा। थैंक यू फॉर वाचिंग।